तो आज समझते हैं कि इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मतलब कि लाइफ साइकिल किसी भी बिजनेस की या किसी भी प्रोडक्ट की क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो जो लाइफ साइकिल होती है वो आपकी 4 फेजेस में काम करेगी। सबसे पहला जो फेज़ होता है वो स्टार्टअप का होता है, उसके बाद रैपिड ग्रोथ का होता है, उसके बाद मैच्योरिटी का होता है और उसके बाद डिक्लाइनिंग का होता है। फिर ये फेज़ कंटिन्यू होता है, जैसे कि रीबर्थ में ये रीबर्थ स्टार्टअप के रूप में दोबारा से कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अब हम समझेंगे कि ये स्टार्टअप, रैपिड ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन ये पता कैसे चले कि आपका बिजनेस इनमें से किस फेज़ के अंदर आता है, या आपका जो प्रोडक्ट है वो इस लाइफ साइकिल के कौन से पार्ट में आता है। वो स्टार्टअप का पार्ट है, वो मैच्योरिटी का पार्ट है, या वो डिक्लाइन का पार्ट है, या वो रैपिड ग्रोथ का पार्ट है। सो इसे समझने के लिए हमें कुछ आ, ये क्वेश्चन हैं जो हमें आंसर करने पड़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये क्या क्वेश्चंस हैं और इन्हें हम कैसे आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं कि स्टार्टअप आपकी नंबर 1 फेज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो इस लाइफ साइकिल में स्टार्टअप की फ़ेज़ के अंदर आपको ये देखना है कि जो आपने नया प्रोडक्ट, इस स्टेज में क्या होता है ना कि आप मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं और ये प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, न्यू प्रोडक्ट इज़ पोर्ट्रेड बाय द कंपनी, अगर हाँ तो मतलब कि ये स्टार्टअप के फेज़ के अंदर आएगा, अगर इसका आंसर हाँ है। दूसरा हमारा आता है वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटिसिपेट वेदर द प्रोडक्ट विल सक्सीड और नॉट। मतलब कि इस फेज़ में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, मतलब आप डाउट में रहते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ मार्केट में वो सक्सेस हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर इसका भी आंसर यस है तो मतलब कि आप स्टार्टअप के ही फेज़ में हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि रैपिड ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग एट इंडस्ट्री लेवल। इसे समझते हैं दोस्तों, ये क्या है। मतलब कि आप जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सपोज़ कीजिए आप कोई केमिकल लाए हैं जो प्लास्टिक बनाएगा या जिसकी मदद से ग्लास बनता है, कांच जिसे बोलते हैं, जिसकी मदद से ग्लास बनता है। तो हम चेक करेंगे कि उस इंडस्ट्री में, मतलब कि जैसे आप एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, केमिकल लेके आए हैं जो प्लास्टिक बनाएगा, ऐसे ही अलग अलग तरह की कंपनियां होंगी जो डिफरेंट तरह के केमिकल्स में काम कर रही होंगी। तो हम उन केमिकल्स की कंपनियों को एक्यूमुलेट करेंगे और उनकी टोटल इंडस्ट्री बनाएंगे और उस लेवल पे ग्रोथ देखेंगे कि वो क्या ग्रो कर रही हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि एक कंपनी है जो प्लास्टिक का केमिकल बनाती है, एक कंपनी है जो ग्लास का केमिकल बनाती है, एक कंपनी है जो पेंट में जो केमिकल यूज़ होता है वाला केमिकल बनाती है। हम इन तीनों कंपनीज़ की ग्रोथ को टोटल करेंगे, मतलब कि रेवेन्यू को, ग्रोथ मीन्स रेवेन्यू, हम इनकी रेवेन्यू को टोटल करेंगे और चेक करेंगे कि वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में क्या परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब कि उनकी ग्रोथ क्या है, जैसे कि 10% और 20%, और उनके अर्निंग्स क्या हो रही हैं। सपोज़ कीजिए, क्योंकि ये आपकी स्टार्टअप फेज़ होती है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है मार्केट में। तो अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा होगा तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो 20% होगी रेवेन्यू की, या 30% भी हो सकती है, और आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो ऑलमोस्ट अच्छे खासे होंगे। और अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आपकी जो ग्रोथ होगी रेवेन्यू की वो लो होगी। तो अगर आपका ये इसका भी आंसर यस आता है कि हाँ मेरी रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ हो रही है और अर्निंग्स की फिगर्स भी अच्छी हैं, तो आप स्टार्टअप के फेज़ के अंदर हैं। दोस्तों इसका हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 1980 में कंप्यूटर्स जो थे वो वॉज पार्ट ऑफ फ्यू हाउस होल्ड, कुछ ही घरों में कंप्यूटर पाए जाते थे 1980 में, बल्कि फ्रीज और फैन, पंखे वो सभी घर का पार्ट थे। तो जैसा कि हमने देखा कि जो फ्रीज और पंखे थे उनकी ग्रोथ के मुकाबले
कंप्यूटर की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हुई है, क्योंकि वो एक स्टार्टअप टाइप का प्रोडक्ट था। तो इस फेज़ में आपको रैपिड ग्रोथ मिलती है इन सेल्स में और अर्निंग्स में। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा हम बात करेंगे रैपिड ग्रोथ, मतलब कि यहाँ पे आप जो होंगे वो आप अब इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अब हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे। तो इस स्टेज में आपका क्या होगा, जो आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में लाए थे, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है मार्केट के द्वारा। अब आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट में से अब इंडस्ट्री में लीडर्स क्रिएट होंगे, मतलब जो लार्जेस्ट आपका जो प्रोडक्ट था वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए आप प्लास्टिक के केमिकल के प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आए थे, और अब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कौन है प्लास्टिक के केमिकल का, तो वो आपका इस फेज़ में आपके इंडस्ट्री के लीडर्स इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो आपका ग्रोथ रेट होगा वो इकॉनमी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ होगा। जैसे कि अगर इकॉनमी हमारी 7% या 8% से ग्रो कर रही है, तो आपका हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो 15% या 20% से ग्रो करे। ग्रो मीन्स रिवेन्यू उसकी 15-20% से बढ़े। तो अगर आपके ये सारे आंसर्स भी यहाँ पर यस होते हैं, अगर आपके ये सब आंसर भी यहाँ पर यस होते हैं, तो इसका मतलब कि हम रैपिड ग्रोथ की स्टेज में हैं इस लाइफ साइकिल में। तीसरा हम बात करेंगे मैच्योरिटी स्टेज की। मैच्योरिटी स्टेज में बिजनेस के या इंडस्ट्री के साथ या आपके प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, मतलब कि वो आपके कंज्यूमर द्वारा पूरी तरीके से अडेप्ट कर लिया जाता है। एनी ग्रोथ इन दिस पॉइंट जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इस पार्ट में अगर आपके प्रोडक्ट में अब कोई भी ग्रोथ होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, इकोनॉमी के ग्रोथ की वजह से। तो इस पॉइंट में आपका जो कंपटीशन होगा उसमें प्राइस वार स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम इस टाइम देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स इस टाइम मैच्योरिटी की स्टेज में है, उसमें प्राइस वॉर लगा रहता है हमेशा, और ये पूरी तरीके से मार्केट में अडॉप्ट कर लिया गया है। प्रॉफिट्स मार्जिन्स आर लोअर। इस टाइम जो प्रॉफिट मार्जिन्स होंगे उन पर प्रेशर पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा प्रेशर, क्योंकि आप प्राइस वॉर में इंगेज हो चुके हैं इस टाइम। अब हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो कभी सैमसंग कम 10,000 में वो चीज़ दे रहा है जो पहले 30,000 में मिलती थी। ऐसे ही कुछ MI है, जायोमी है, ये फ़ोन मतलब एक प्राइस वॉर छिड़ा हुआ है जो आपको डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा। ये कैश कॉज और कंसिस्टेंट, ये जो प्रोडक्ट होते हैं लेकिन ये आपके मार्केट में अडॉप्ट कर लिए हैं। अब जैसे अब मेरा फ़ोन ख़राब होता है तो मैं दूसरा फ़ोन तो लूँगा, मतलब इनकी सेल्स तो चलेगी लेकिन इनमें वो ग्रोथ नहीं होगी। तो ये एज अ कैश काउ समझे जाते हैं, जो BCG मैट्रिक्स में होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कैश तो इनफ जनरेट कर लेंगे लेकिन इनके पास आपका ग्रोथ नहीं है, लेकिन इनफ कैश जनरेट करते रहेंगे। तो इस स्टेज में वो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज में आएंगे। अब हम बात करते हैं चौथी स्टेज, जो है हमारी डिक्लाइनिंग की स्टेज। डिक्लाइनिंग की स्टेज में क्या होता है कि जो आपका कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करने लगती है, कॉस्ट प्राइस के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट करने लगती है। मतलब आपको एक कॉस्ट फिक्स करते हैं लेकिन आपकी सेल्स मतलब कॉस्ट और सेल जो है वो इक्वल सी होने लग जाती है। आपकी सेल्स अगर 100 है तो आपकी कॉस्ट भी 100 के अराउंड ही पहुंच जाएगी। जैसे कि क्योंकि प्राइस वार बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी सेल्स वॉल्यूम गिरने लग जाती है और आप इस्टेब्लिशिंग से आप डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। कंपनी के प्रॉफिट्स नेगेटिव में चले जाने लगते हैं, कंपनी की ये सब होता है, मतलब आपके वॉल्यूम वगैरह गिर जाएगी, तो ये सब होगा। अब जैसे कि हम बात करें, एक सेकंड दीजिए, इस लाइफ साइकिल में आपका ये इन डिक्लाइनिंग की स्टेज है। तो
अब जैसे हमने समझा कि ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल है, मतलब कि ये लाइफ साइकिल है, इंडस्ट्री कह लीजिए, बिजनेस कह लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट की कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो अब इन हर स्टेजेस पे मुझे कुछ अपने आप को सस्टेन करने के लिए या अपने आप को ग्रो करने के लिए इन हर स्टेजेस पे मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज़ चाहिए होती हैं, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं। अब जैसे मेरा बिज़नेस स्टार्टअप की स्टेज पे है, तो मुझे इसमें मार्केट पेनिट्रेशन वाली स्ट्रैटेजी चाहिए होंगी। अब मेरा बिज़नेस अगर रैपिड ग्रोथ की स्टेज में है, तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन वाली स्ट्रैटेजीज़ चाहिए होंगी। मैच्योरिटी में मुझे स्टेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी चाहिए होंगी। डिक्लाइनिंग में मुझे टर्न अराउंड या रिट्रेचमेंट वाली स्ट्रैटेजीज़ चाहिए होंगी। तो हम ये आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। पर सबसे पहली बात आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो बिज़नेस है या आपकी जो इंडस्ट्री है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपके इसमें से किस फेज़ में आती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।